नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, और साथ ही वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले चांदी से, क्योंकि चांदी को लेकर एक रिपोर्ट है। हमने सुबह में भी वो रिपोर्ट दिखाई थी। वो रिपोर्ट ये है कि ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी से चांदी मार्केट में क्या असर होने वाला है। यूएस मैक्सिको और कनाडा से सिल्वर इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर है, और वहाँ पर उन्होंने यूनिफॉर्म एक ब्लैंकेट बैन इंपोर्ट पर लगा दिया है। 25% इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगाने का फैसला किया है। इससे असर क्या होगा कि करीब करीब 74% चांदी का इंपोर्ट यूएस में कनाडा और मैक्सिको से ही होता है। फिर इसका असर ये होगा कि जो चांदी वहाँ पे फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है वो उसमें कमी आएगी, या फिर चांदी काफ़ी महंगी हो जाएगी। ग्लोबल डिमांड में यूएस की 18% भागीदारी है, और यूएस सबसे बड़ा सिल्वर फैब्रिकेटर है दुनिया में। और 2024 में यानी पिछले साल 220 मिलियन औंस का वहाँ पर सिल्वर फैब्रिकेशन हुआ था। और कुल वहाँ पर चांदी के उत्पादन की बात करें यूएस में तो सिर्फ 70 से 80 मिलियन औंस ही वहाँ पर चांदी का उनका खुद का उत्पादन है। और वहाँ पर चांदी की जो सालाना डिमांड है वो है 250 मिलियन औंस से ज़्यादा। बीरेन सर, क्या लग रहा है ट्रम्प की जो ये टैरिफ पॉलिसी है, क्या चांदी को उससे राहत, उससे अलग किया जा सकता है क्या? नहीं तो मार्केट पे तो काफ़ी बड़ा असर दिख रहा है इस खबर से। जहाँ तक ये जो हम देख रहे हैं प्राइसेस में कोई मैं लंबा असर देख नहीं रहा हूँ, इसलिए कि पिछले 4 महीने से सिल्वर ना तो 90 के नीचे स्टेबल हो रही है, ना तो 95 के ऊपर स्टेबल हो रही है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 4-5% का मार्केट है। और जिस हिसाब से ऊपर में हमने 1,03,000 तक इसको देखा, नीचे में 87 भी देखा, तो जहाँ तक ये न्यू रेजिम या टैरिफ की जो बात है उसकी अभी तक तो असर नहीं दिख रही है। आगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोई डील होता है, वो अनुमान का विषय रहेगा। क्योंकि अगर सब लोग एक दूसरे पे टैरिफ लगाएंगे तो वास्तविक कैसे स्थिति शेप अप होगी वो कहना मुश्किल है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है। 1 फरवरी से वो लागू होगा, और बाद में अगर उसके इम्पैक्ट को देख के हो सकता है कि कुछ इसमें राहत भी दी जा सकती है। केडिया जी, आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं? इसका क्या बाजार पर असर होगा? आप लोगों का अनुमान क्या कहता है? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार बिल्कुल सर। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चीज मुझे लगता है कि आज की नहीं है, बिकॉज जैसे डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए थे तभी उन्होंने कहा था कि हम मैक्सिको, कनाडा, चाइना और ब्रिक्स कंट्रीज पे हम टैरिफ लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान हो तो $34 का लेवल दिखा था। जैसे ही ये टैरिफ की न्यूज आई थी वो टाइम पे ही हमने 30 के नीचे प्राइसेस को जाते हुए दिखा, पहला चीज। दूसरा, खाली यूएस ही प्रोड्यूसर नहीं है, इसके अलावा चाइना भी काफी बड़ा मार्केट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली ये जो शॉर्टेज है डिमांड और सप्लाई के बीच में, अब यूएस या तो मार्केट से दूसरे सोर्स देखेगा, उसमें चाइना आता है, बट चाइना पे भी उन्होंने टैरिफ लगा रखी है। तो ये कहीं ना कहीं अदर सोर्स से मार्केट में रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखिए जो चांदी का रिक्वायरमेंट है वो क्लीन एनर्जी में यूसेज बढ़ा है, और जिस ढंग से सभी इकोनॉमी चाहती है कि कच्चे तेल या ऑयल का जो वॉलिटिलिटी है उससे हम परे जाए, तो कहीं ना कहीं क्लीन या अल्टरनेट एनर्जीज पे शिफ्ट होना है, और उसमें चांदी का काफी बड़ा रोल रहेगा। तो टेम्पररी जो हमने नवंबर दिसंबर में जो गिरावट देखा था वो इसी के असर में था। बाकी हम चाहे उसको टेक्निकल बोले, बट ये एक असर पार्ट था। तो मुझे लगता है कि अब जो ये क्लैरिटी आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी, तो मुझे लगता है प्राइजेस ये कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, बिकॉज ये चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। एंड हाँ, सेंटिमेंटल थोड़ा सा एक पेसिमिस्टिक दिखेगा जरूर, बट जो क्लीन एनर्जी बाकी नेशंस भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चांदी के लिए सपोर्टिव रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट हमने ये भी देखा है कि ईटीएफ के माध्यम से चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, दोनों में भी फाइनेंशियल पैसा अब आ रहा है। तो एक तरफ हम देखते हैं क्लीन एनर्जी की डिमांड है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल पैसा भी आ रहा है। ये मुझे लगता है कि चांदी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल गेन दिखा सकता है 2025 में।
वही हमारे साथ एक और मेहमान है पल्सेस मार्केट पे बातचीत करने के लिए, उनके पास जाएंगे। उससे पहले 2-3 दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, वो लगातार मैसेज कर रहे हैं। हमारे पहले दर्शक है यहाँ पर गोपाल है दिल्ली से, सोने में क्या करना चाहिए, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पूछ रहे हैं। बीरेंद्र सर, गोल्ड पर आपकी राय क्या है गोपाल जी के लिए? एक दो दिन के लिए मैं करंट लेवल पे यानी 79,500 600 के आसपास शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। 80,200 का 80,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड टारगेट रहेगा 7900 से 78,900 से 79,000 तक का। विनोद हैं दिल्ली से, क्रूड में क्या करें? केडिया जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में विनोद जी को? देखिए, मुझे लगता है कच्चे तेल में जो हमने बड़ा जंप आते हुए देखा था 15-20 दिन में, वो डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले जॉ बाइडेन ने जो सैंक्शंस लगाए थे रशियन ऑयल सेक्टर्स पे, उसकी नतीजन हमने तेजी देखी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि नेशनल इमरजेंसी एनर्जीज पे लगेगा, जिसके बाद से ही प्राइजेस के अंदर हमने दबाव बनते हुए देखा है। कल परसों हालांकि थोड़ा बहुत बाउंस था, वो एक टेक्निकल बाउंस था, बट मुझे लगता है ये दबाव वापस कंटिन्यू रहेगा, एक दायरा बना हुआ रहेगा। इनफैक्ट 6450 से लेकर करीबन 6700 का एक ब्रॉडर रेंज है, तो इसी को देखते हुए आज 6580 के बाउंस पे बीच के चलना है। 6680 का स्टॉप लॉस लगाना है, 6450 तक का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए दायरा कंटिन्यू मेंटेन रहेगा, जो 6450 से 6700 के दायरे में ही ट्रेड है, बट आज मुझे लगता है प्राइजेस में दबाव कंटिन्यू कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं पल्सेस मार्केट को लेकर। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी भी हैं। शुक्रिया सुनील सर, आपने वक्त निकाला। सर, एक एक दाल से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चने की बात करते हैं। चने को लेकर कहा यह जा रहा है कि इस बार भारत में चने का उत्पादन 104 लाख टन के आसपास हो सकता है। आपके एस्टीमेट को भी मैं समझूंगा कि आप लोगों का अनुमान क्या है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से 10 लाख तक चने की सप्लाई की संभावना बन रही है और वहाँ पे क्रॉप भी बम्पर है, क्योंकि कई सारे मैंने एक्सपर्ट से बात भी किया था, उन लोगों का भी ये कहना था। और गिरावट अगर आप देखें तो 3 महीने में करीब करीब 25% की गिरावट आ चुकी है। एमएसपी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में भाव 6200-6300 के आसपास है, एमएसपी है 5650 के आसपास। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए मार्केट में सुधार के लिए? क्या फ्री इंपोर्ट जो मार्च 2025 तक की जो पॉलिसी है फ्री इंपोर्ट की चने की, अब वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने का वक्त आ गया है, या चने को और थोड़ा गिरने देना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए तो चिंता है हार्वेस्टिंग सीजन में? धन्यवाद विश्वमोहन जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। एक्चुअल में चने के जो भाव है वो अभी पोर्ट पे करीबन 5750 रुपए है, और यदि हम जनवरी शिपमेंट का चना लेते हैं तो करीबन 5650 रुपए पोर्ट पे ऑल पेड पड़ता है, जिसका मंडी पे अपन कन्वर्जन करें तो 5400 रुपए मंडी हो गई। मतलब एमएसपी से 250 रुपए चना का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारे किसानों की फसल जो है कर्नाटका में आनी चालू हो गई है, महाराष्ट्र में अभी आएगी, और उसके बाद में गुजरात, एमपी और क्रमशः राजस्थान में आएगी। तो मुझे ये लगता है कि इसमें सरकार को पहले ही कदम उठा लेना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन भी उठाता रहा हूं और ये डिमांड भी करता रहा हूं कि आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बनाए, जरूरत है हमने इंपोर्ट कर लिया, जरूरत है हमने इंपोर्ट को बंद कर लिया, बल्कि इसको एमएसपी से रिलेटेड कर दें। यदि एमएसपी के आसपास है तो आप ड्यूटी को 1% रखिए, एमएसपी से नीचे हैं तो ड्यूटी को बढ़ा दीजिए, एमएसपी से ऊपर है तो इतना परसेंट यदि ऊपर होगा तो इतनी ड्यूटी अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगी। ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है ताकि मार्केट के ऊपर हमारी ड्यूटी जो है वो कम या ज्यादा हो जाए। यदि हम सोचेंगे भी हमारा जो बुआई अच्छी है 105 लाख टन चना होगा, ये किस बेस पे सोच रहे हैं हम कि हम यील्ड इतनी बैठेगी? यील्ड हो सकता है 20% ज्यादा बैठे तो 120 लाख टन भी हो सकता है, यील्ड हो सकता है 20% कम बैठे तो 80% भी हो 80 लाख टन भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको मार्केट पे छोड़ दें। मार्केट को यदि चाहिए माल तो बिना ड्यूटी का आए, मार्केट को नहीं चाहिए तो ड्यूटी पे आए। ये मैं आपको एक उदाहरण वो दूंगा, हालांकि आपने चने की बात करी है, मैं तुअर की तरफ आपको ले जाऊंगा। हमने 2 साल तुअर में बहुत ज्यादा सप्लाई कम देखी और भाव बढ़ते हुए देखे, लेकिन इस साल हमारे किसानों ने बहुत अच्छी बुआई की, वेदर भी अच्छा रहा, तो हमारे पास बम्पर क्रॉप है। 1 महीना हमारे किसानों की आवके शुरू होने में हो गई। हमारी एमएसपी जो है वो 7650 है, लेकिन 7000 मंडियां बिक रही है। बीजापुर जैसी 3 मंडियों में पिछले कल और परसों में
किसानों ने बंद रखी है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि तुअर के भाव कम है, जबकि इतनी बड़ी क्रॉप हो गई और हम इंपोर्ट बाहर से कर रहे थे, 90 रुपए की तुअर कर रहे थे। आज हम अपने किसानों की 70 रुपए की तुअर नहीं खरीद पा रहे हैं और उस पॉलिसी बनाने में लेट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 1 फरवरी से हम तुअर खरीदेंगे, जबकि हमने ये वायदा किया था किसानों को कि हम 100% तुअर जो है वो खरीदेंगे। तो इन सब चीजों को सरकार को ध्यान में रखना होगा और तुरंत कार्रवाई करते हुए पहले किसानों का माल नीचे नहीं बिके, बाद में भी नीचे नहीं बिके, इसके लिए एक पॉलिसी बनानी होगी। सही पॉलिसी बने, इसके लिए आपको ट्रेड एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव को लेना होगा, कृषि के एक्सपर्ट को लेना होगा जो आपको सही राय दे सके, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सके। सर, हालांकि मैं तुअर पे आने वाला ही था, हालांकि ज़्यादातर आपने मेरे सवाल के जवाब यहाँ पर दे दिए हैं। और तुअर के जिस तरह के इंपोर्ट भी हुए हैं 2024 में, अगर जनवरी से नवंबर तक के नंबर्स ही अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% ज़्यादा इंपोर्ट है। और अभी भी अफ्रीकी तुअर प्राइवेट ट्रेडर्स के पास कहा जा रहा है कि 2 लाख टन के आसपास है, यानी अभी भी सप्लाई ज़्यादा है, लगातार यहाँ पर दाम कम हो रहे हैं। तो कोशिश सरकार की यही होनी चाहिए कि जो आप फ्री इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी है जो 2026 तक अब लेकर गए हैं, 31 मार्च 2026 तक, उसमें कुछ पाबंदी लगाई जाए, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से लाया जाए, एक लिमिट में यहाँ पर इंपोर्ट किया जाए। सर, पीले मटर को लेकर इतनी चिंता है, ऑलरेडी उसका भी प्रेशर बाकी सारे दालों पर है, क्या लग रहा है इस बार फरवरी के बाद तो एक्सटेंड नहीं होगा ना? 18 से 22 लाख टन की हमारी मटर की कंजम्पशन है। हम 28 लाख टन खुली है, जब से खुली है जुलाई जून से 6 महीने में हम करीबन 28 लाख टन इंपोर्ट कर चुके हैं। मतलब हमने आवश्यकता से ज्यादा मटर इंपोर्ट कर लिया। अभी भी हमारे पास 12.5 लाख टन मटर पोर्ट पे पड़ी है, पोर्ट में जगह नहीं है। जो चना और मटर के जो वेसल आ रहे हैं वो खुले में अनलोड हो रहे हैं, क्योंकि पोर्ट पे वेयर हाउस खाली नहीं है। आप यदि मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट में देखेंगे, सरकार के पास भी डाटा आता होगा, तो वेटिंग हो रही है वेसल की, वेसल में डैमेज लग रहा है। तो यदि हम इतना बड़ा हम डंपिंग स्टेशन क्यों बना रहे हैं? हमें मटर की जरूरत नहीं है, हमें चने की जरूरत नहीं है, हमें मसूर की जरूरत नहीं है। मसूर सरकार के पास है, 2.5 लाख टन मसूर एनसीसीएफ के पास है, मसूर नाफेड के पास है, मसूर उनकी बिक नहीं रही है और हम इंपोर्ट किए जा रहे हैं 0 ड्यूटी पे, जबकि एमएसपी के आसपास मसूर चल रही है। चना एमएसपी से नीचे हो गया है, मटर तो पिछले 5 साल के सबसे कम भाव में बिक रही है। तो हाँ, वापिस वही कहूंगा कि हमें पॉलिसी आगे प्रिडिक्ट करते हुए करनी पड़ेगी कि आगे 3 महीने या 4 महीने में क्या होगा, उसके बाद, न कि सब कुछ होने के बाद हम सोचें कि अब इसको बंद कर दो या अब इसको चालू कर दो। तो सही बात है कि आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और थोड़ा विजन क्लियर करना पड़ेगा ताकि किसानों को इस तरह का नुकसान ना हो और आगे भी उसका उत्पादन पर असर होता है तो एक हम विशेष साइकिल में फंसते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है। आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा सुनील जी, वो है उड़द को लेकर। उड़द को लेकर अब तो ब्राजील भी नई सप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्या लग रहा है उड़द की भी सप्लाई अच्छी रहेगी, यहाँ पर भी दाम स्थिर ही रहेंगे? ये विडंबना है विश्वमोहन जी कि हम अपने किसानों को सपोर्ट नहीं करके हम देखते हैं कि अर्जेंटीना से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, हम ब्राजील से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, हम बर्मा से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम बाहर के देशों में किसान क्या बोए उसको देख रहे हैं, हम अपने देश के किसान क्या बोए और उसको हम कैसे भाव दें, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्राजील ने जैसा कहा आपने करीबन 1 लाख टन इस बार उड़द देगा, 9 लाख टन के करीबन उड़द की फसल जो है FAQ और SQ मिला के बर्मा में है। तो मुझे लगता है बाहर उड़द की सप्लाई बहुत है। हिंदुस्तान में चूंकि तुअर की बिजाई ज्यादा हुई थी, इसलिए उड़द की बिजाई कमोबेश लगभग पिछले साल जैसी है, लेकिन बारिश की वजह से हो सकता है कुछ क्वालिटी खराब हो गई हो। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि 2025 में हमें दाल के भाव किसानों को किस तरह मिले इसकी चिंता करनी है, न कि कंज्यूमर को क्या भाव पे मिल रहा है इसकी चिंता करनी है। यदि कंज्यूमर की हम इस बार भी चिंता करेंगे तो किसान को हम कभी भी हम आत्मनिर्भर दाल में होंगे या तिलहन में होंगे, मुझे लगता है इसमें मुझे संदेह है। और मैं एक और बात कहूंगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो अपने कंज्यूमर के फैसले करा पा रही है, लेकिन हमें ये विश्वास था कि शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद एग्रीकल्चर जो है ज्यादा एक्टिव रह के काम करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों की बात जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ढंग से नहीं उठा पा रही है, इसीलिए MSP से नीचे भी बराबर इंपोर्ट हो रहा है।
बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर बढ़े हैं और किसानों की अनदेखी हो रही है, काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि बाहर के जो किसान हैं, बाहर के जो ट्रेडर है, वो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह की सप्लाई है और वो उसका फ़ायदा यहाँ पर उठा रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सिर्फ आपके सवाल होंगे और हमारे दोनों मेहमान बीरेन जी और अजय केडिया जी आपके जवाब देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं पहले दर्शक की, विवेक सिंह की। अहमदाबाद से है। कच्चा तेल इन्होंने 6,600 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी हो, क्रूड की 234 रुपए पर। क्या करना चाहिए केडिया जी? 6,600 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। देखिए, मार्केट में अनसर्टेनिटी तो कंटिन्यू रहेगी, बट जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से हमने देखा कच्चे तेल में थोड़ी बहुत गिरावट है, तो आई थिंक थोड़ा 2-4 दिन मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। इनिशियली 6450 तक का लेवल पहले दिखा सकता है, तो बेटर है जो कॉल लिया हुआ है उसमें एक बार लॉस बुक करके एक बार एग्जिट कर लीजिए। मुझे लगता है कि प्राइजेस एक बार 6450 तक दिखाएगा, तो लॉन्ग रखकर कोई सेंस दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटर इनको ऑप्शन से निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये पुट ले सकते हैं तो करंट लेवल पे मुझे लगता है पुट लेके चलना चाहिए। 6450 मतलब 100 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो 60-70 रुपए के टारगेट के लिए ये 6500 के करीब का अगर पुट लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगले दर्शक है खाजा हैं हैदराबाद से। चांदी और नेचुरल गैस दोनों पर इनको राय चाहिए। वीरेन सर, सिल्वर और नेचुरल गैस इन दोनों पर राय दे। सिल्वर में फिलहाल मैं क्लैरिटी में नहीं हूँ, बट हाँ कोई डिप आता है तो मैं राइटली बाइंग प्रेफर करूँगा अराउंड 90,500-700 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस 89,700 रहेगा। टारगेट करीबन 91,892 के आसपास रहेगा। नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी काफ़ी है तो ऑप्शन के जरिए काम हो सकता है, बट फिर भी सिर्फ इंट्राडे के लिए करना है तो 350 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। जनवरी 359 का स्टॉप लॉस और डाउनसाइड में ऑब्जेक्टिव 340 से लेके 337 के बीच। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस पे ये सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही रूपा राम है जोधपुर से। इनका भी सवाल एनजी पर ही है। दोनों जानना चाह रहे हैं कि एनजी में क्या करे, किन लेवल्स पे खरीदे या बेचे, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। केडिया जी बताइए क्या करें, फ्यूचर्स में भी बताइएगा और ऑप्शंस में भी बताइएगा कि एनजी में क्या करें। बिल्कुल, नेचुरल गैस में हमने पिछले 10 दिन में काफी वॉल्टिलिटी देखी है। जैसे ही हम जनवरी में एंटर किया था हमने देखा कि यूरोप और रशिया के बीच में जो पैक्ट था वो रिन्यू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तेजी बनी। फिर पोलर वॉर्टेक्स अभी आना है, हम देख रहे हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ डिमांड मॉडरेट है, जिसकी वजह से बार बार में प्राइजेस में दबाव भी आ रहा है। तो फ्यूचर्स पे अगर बात करें तो मुझे लगता है 350 पे बेचना, जैसे वीरेन जी ने बोला वही लेवल है। मेरे भी 360 का स्टॉप लॉस रहेगा, 330 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर ऑप्शन में करना चाहते हैं जो बेहतरीन विकल्प है तो मुझे लगता है 350 का आप पुट लेके चलिए। यहाँ से मुझे 20 रुपए का फॉल दिख रहा है, इसका मतलब है आपको ऑप्शन में भी कम से कम 8 से 10 रुपए का टारगेट मिल सकता है, तो 350 का पुट लेके चलना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ है प्रियांशु मोदी है। जीरे में आगे क्या होने वाला है? वीरेन सर, जीरे में क्या होने वाला है? मसालों में ओवरऑल सेंटीमेंट हल्का सा बेरिश है। जीरा में अभी तक की फसल की स्थिति सेटिस्फैक्टरी है। पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो भी कंफर्टेबल है, तो यहाँ से थोड़ा डाउनसाइड और भी हम शायद देखेंगे। 20,800 21,500 के बीच मार्केट जाना चाहिए। मींस करंट लेवल से और भी 700-800 की गिरावट दिख रही है। बताइए आपकी राय क्या है जीरे में, केडिया जी? देखिए, जीरे में डेफिनेटली कैरियर स्टॉक अच्छा है पिछले साल के मुकाबले, जिसके लिए बार बार प्राइजेस हायर लेवल पे दबाव जरूर दे रहा है। बट टेक्निकली भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस 22,200 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सामने रमजान की डिमांड है, और ये रमजान की डिमांड का इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये नई क्रॉप से नहीं जाएगा, कैरियर स्टॉक से ही जाएगा। सेकेंडली, रुपए में गिरावट है और मिडिल ईस्ट में जो सीज फायर हुआ है इसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड इस बार काफी अट्रैक्टिव है, जिसके चलते 22 के नीचे सस्टेनेबल टाइमिंग नहीं लगता है। तो मेरा मानना है कि 22,200 के करीब लेके चलिए, 21,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। हाँ, अपसाइड भी लिमिटेड है, बट 22,700 से 23,000 तक का लेवल दिखेगा। एज ऑफ नाउ नई माल आने में समय है, जिसकी वजह से प्राइजेस को करंट लेवल से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा।
अगले दर्शक है रमेश हैं कर्नाटक से। चांदी किन स्तरों पर खरीदें? केडिया जी आपसे पूछ रहे हैं, लेवल्स बता दीजिए चांदी के बाइंग का। देखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिए। इंट्राडे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 90,700 पे लीजिए, 90,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 92,500। बट मुझे लगता है विश्वनाथ जी यहाँ पे इनको लॉन्ग टर्म जरूर ध्यान देना चाहिए, जिस ढंग से ये साल के आउटलुक काफी स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी करंट लेवल से लेके चलिए, 87,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। मुझे लगता है कि जून से पहले पहले 1,30,000 तक का लेवल आराम से देखने मिल सकता है। अगर ये ट्रेडर है तो करंट लेवल से लीजिए, ऊपर में 92,500 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। पंकज हैं झांसी से। पंकज झांसी का सवाल है कि सोने चांदी में निवेश के लिए कब खरीदारी करनी चाहिए? वीरेंद्र सर कब खरीदे अगर इनको इन्वेस्टमेंट व्यू है इनका तो? मैं सोने में थोड़ा बेटर कंफर्ट फील कर रहा हूँ। जो ट्रम्प सेकंड रेजिम है उसका थोड़ा प्रीमियम प्राइस में बिल्टअप होना बाकी है। आगे रेट कट भी आएंगे यूरोप से, फेड से। तो सोने में मैं अच्छी सी अपसाइड देख रहा हूँ। चांदी में मुझे ट्रेडिंग के लिए रेंज बाउंड ही मार्केट लग रहा है फिलहाल। अगले दर्शक है परवीन है पुणे से कि हल्दी में क्या करें ये पूछना चाह रहे हैं। केडिया जी आप बताइए कि हल्दी में क्या करना चाहिए? आज हल्दी और धनिया दोनों काफी कमजोर दिख रहा था, दोनों पर राय दे दीजिए। पहले हल्दी पे दीजिएगा ताकि इनका जवाब मिल जाए, फिर आप वो धनिया पे बताइएगा। हल्दी में पिछले 15 दिनों में हमने दायरा ही देखा है, 13,500 के नीचे नहीं जा रहा है, 15,500 के ऊपर नहीं जा रहा है। अराइवल स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से दबाव बना है, लेकिन अभी भी बैलेंस शीट काफी टाइट है। इसलिए मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइजेस 13,500 13,800 के जोन में जाके बाइंग आती। तो इसी को देखते हुए 13,800 पे लीजिए, 13,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,300 तक के टारगेट रहेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है बैलेंस शीट इस बार टाइट है। रमजान डिमांड भी रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। धनिया की अगर बात करें तो धनिया में एरिया अंडर कल्टीवेशन में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। गुजरात में थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, लेकिन बाकी एरियाज में थोड़े कम है। इसके लिए प्राइजेस स्टेबल है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो फेस्टिव डिमांड है वो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। 8350 पे लेके चलिए, 8200 का स्टॉप लॉस लगाइए। कहीं ना कहीं प्राइजेस में जो जंप रहेगा वो इमीडिएट तो 8650 का टारगेट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस 9000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। शुक्रिया केडिया जी आपका, वीरेंद्र सर आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कई सारे सवाल हैं जो रह गए हैं, कोशिश करेंगे आगे। हालांकि कल हमारा बजट स्पेशल है, सोमवार को आपके उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद भी यहाँ पे खबरें चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पे। नमस्कार।